हेलो बन यूपीपीएससी एग्जाम यदि आप टारगेट कर रहे हैं 2022 में देने के लिए या उसके बारे में सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं या इस उलझन में हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है, तो आपके लिए एक बहुत ही बेस्ट सॉल्यूशन यहां पर लेकर आए हैं। जैसा कि मैंने आप सभी के लिए कहा था कि मिशन 2022 एक गाइडेंस प्रोग्राम लेकर आएंगे यूपीपीएससी के लिए, जिसमें 6 महीने में किस तरीके से आप एक बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो यूपीपीएससी को क्रैक करने के लिए किस तरीके से स्टडी करनी है, सब्जेक्ट वाइज यहां पर आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए, उसके लिए जरूरी है कि आपको हर एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप एक प्रॉपर रणनीति बनाएं और वो रणनीति आपकी एनालिटिकल अप्रोच पे होनी चाहिए। आपको प्रीवियस ईयर प्रश्नों का यहां पे एनालिसिस करें और उसके अकॉर्डिंग ये समझें कि कौन से टॉपिक किसी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट हैं, कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आपको कैसे पढ़ा जाना चाहिए, हर एक सब्जेक्ट को लेकर कैसी प्रिपरेशन होगी। और अगर आप वहां पर ये सारी चीजें अच्छे समझ पाए और उसके अकॉर्डिंग एक अच्छी प्लान बना पाए और उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर पाए और रेगुलरिटी रह पाए, तो यहां पर इस एग्जाम को हम 6 महीने में क्रैक कर लेंगे। ये करके दिखाया जा सकता है, ये करके दिखाया जा सकता है। बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है किसी चीज की प्रिपरेशन को लेकर, लेकिन आपको अगर सही समय पे सही प्लान के साथ आप एक अच्छी तरीके से स्टडी कर लें तो ये चीजें सक्सेसफुल हो सकती हैं। आज के गाइडेंस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे यूपीपीएससी के पूरे जो सिलेबस हैं उनमें से एक सब्जेक्ट जो कि हिस्ट्री है, उसकी क्या भूमिका है, क्या सिलेबस में दिया हुआ है हिस्ट्री को लेकर, प्रीवियस ईयर जो प्रश्न आए हैं चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा में हो या मेंस परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हो, उनका एनालिटिकल एनालिसिस भी करेंगे। कितने प्रश्न आए हैं, किस भाग से आए हैं और प्रश्नों के पूछने का तरीका क्या है। साथ ही इतिहास विषय को यूपीपीएससी में आपको जीएस के लिए कैसे पढ़ना चाहिए और ऑप्शनल से ये अलग कितना है, किन टॉपिक से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन सी चीजें यहां पर आपको कम ध्यान देने की जरूरत है, यूपीपीएससी को लेकर खासकर आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए इस सब्जेक्ट को लेकर, ये सारी चीजें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आपको बस ध्यान से इस पूरे वीडियो को सुनना है। साथ साथ मैं ये भी बता दूं आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी प्लानिंग ये है कि इन गाइडेंस प्रोग्राम के लिए साथ साथ हम आपके लिए बहुत जल्दी दिसंबर में एक 6 महीने का कोर्स भी लॉन्च करेंगे जो कि इसी गाइडेंस प्रोग्राम पर आधारित होगा। और इस बैच को आप ज्वाइन करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं आजाद यूपीपीएससी एकेडमी ऐप के माध्यम से, जहां पे ये कोर्स लॉन्च किया जाएगा और आपको 6 महीने में पूरी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, जो दिसंबर में लॉन्च होगा और मई तक ये बैच आपका चलेगा। लेकिन उस बैच के बारे में डिटेलिंग जो होगी आने वाले वीडियोस में दी जाएंगी। फिलहाल अभी हमें यहां पे समझना है कि पूरे गाइडेंस वीडियो को आपको पूरा देखना है और जितनी भी वीडियो आएंगी आपको रेगुलर बेसिस पे ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे, तो आपको हर एक वीडियो को अच्छे से देखना है और जो चीजें इसमें बताई जा रही हैं उसको वहां पे फॉलो अप करना है। सबसे पहली चीज, जब किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना हो तो हमारा सबसे पहला सवाल क्या होगा कि पढ़ना क्या है, और पढ़ना क्या है इसका जो जवाब मिलता है वो होता है सिलेबस। ठीक है, पढ़ना क्या है, हमें उस एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ना है जिसकी हमें प्रिपरेशन करनी है। और एग्जाम हमने क्या टारगेट किया है, यूपीपीएससी, है ना। यूपीपीएससी हमने टारगेट किया है 2022 के एग्जाम को, जिसके लिए यहां पर 6 महीने हम मान के चलते हैं। नवंबर चल रहा है जो कि खत्म होने को है और उसके बाद जो होता है जून में एग्जाम होता है। इस बीच हमारे पास दिसंबर से लेकर मई तक हमारे पास 6 महीने हैं। अब इस 6 महीने में ऐसा नहीं कि हमें किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ना है, बल्कि पूरा सिलेबस पढ़ना है। अब पूरे सिलेबस को लेकर हमें यहां पर एक अच्छी रणनीति चाहिए और इसके लिए अगर आपके पास सब्जेक्ट वाइज एक अच्छी रणनीति होगी तो आपको कम समय में बेहतर तैयारी कर पाएंगे, रिवीजन कर पाएंगे और इससे रिलेटेड आने वाले प्रश्नों को भी समझकर उसका आंसर कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले आज हम इतिहास विषय के बारे में विश्लेषण करते हैं और इसका विश्लेषण करने के लिए सबसे पहले सिलेबस को समझते हैं। सिलेबस में क्या दिया हुआ है, सिलेबस में देखिए इतिहास को लेकर जो पूरी डिटेलिंग यहां पर आपको देखने को मिलती है, ये इतिहास का सिलेबस है जो कि आपको यूपीपीसीएस का आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको यही सारे टॉपिक्स वहां पे देखने को मिलते हैं। सिलेबस में पहली जो लाइन यहां पे लिखी हुई है, भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य, वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल है। अर्थात कि यहां पे देखा जाए तो आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, भारतीय संस्कृति के बारे में जानना है और उसको प्राचीन से लेकर आधुनिक काल तक पढ़ना है। अर्थात कि आर्ट एंड कल्चर के दृष्टिकोण से आपको प्राचीन भारत से पढ़ना शुरू करना है और आधुनिक भारत तक पूरा पढ़ना है, जिसमें कुछ चीजों को इन्होंने ध्यान से बता दिया है कि कला के रूप क्या क्या है, साहित्य और वास्तुकला, ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आर्ट एंड कल्चर के दृष्टिकोण से आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरी देखिए यहां पे लाइन दी हुई है, 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर के वर्तमान समय तक आधुनिक भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और विषयों के बारे में यहां पर आपसे
प्रश्न पूछा जाएगा। तीसरा यहां पे देखिए स्वतंत्रता संग्राम से लेकर है, इसके विभिन्न चरणों के बारे में पूछा जाएगा। साथ ही देश के विभिन्न भागों में इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनके योगदानों की चर्चा से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। साथ ही स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन से संबंधित प्रश्न होंगे। विश्व इतिहास में 18वीं सदी तथा बाद की घटनाएं, औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, उनके रूप और समाज पर उनका प्रभाव। देखा जाए तो आपको इतिहास में लगभग हर एक चीज पढ़नी है। इसको अगर हम डिवाइड करें अलग अलग छोटे से टॉपिक में, या समझना हो कि मूल रूप से आपसे क्या पूछ रहा है, तो ये कहते हैं भाई आपको एशियंट, मॉडर्न, मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर, आईपीआई और वर्ल्ड हिस्ट्री, ये 6 टॉपिक टोटल मिला के आपके पूरे सिलेबस का अगर आप विश्लेषण करें तो ये 6 टॉपिक आपको पढ़ के आने हैं। यहां से हम कुछ भी पूछ सकते हैं। अब इस दृष्टिकोण से यहां पर उन्होंने कुछ सिलेबस को अगर हम थोड़ा सा और एनालिसिस आप करके देखें तो और उसकी गंभीरता को समझें, उसका डीपली यहां पे समझने का प्रयास करें कि मूलतः ये चाहता क्या हमें पूरा इतिहास इतना डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इतना इतिहास पढ़ने से तो हम इतिहासकार बन जाएंगे। तो क्या हमें इतिहासकार बनना है? नहीं, इतिहासकार नहीं बनना है। आपको सिर्फ इतिहास की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन उसके मुख्य पहलुओं को आपको पता होना चाहिए। और उन्होंने इसीलिए आप हर एक टॉपिक में देखें तो उन्होंने मुख्य पॉइंट्स को ऐड किया है कि आपको क्या क्या हर एक टॉपिक में पढ़ना है। जैसे आर्ट एंड कल्चर में जो पढ़ना है वो आपको वास्तुकला, साहित्य, चित्रकला जैसी चीजों के बारे में स्टडी करनी है। वहीं अगर हम आधुनिक भारत के बारे में पूछें तो उन्होंने देखिए कहा है सिर्फ 18वीं शताब्दी से वर्तमान के बीच की महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व जैसे विषयों पर ध्यान देना है। इसी तरह स्वतंत्रता संग्राम के से संबंधित जो आंदोलन हुए हैं उसके विभिन्न चरणों के बारे में और उससे रिलेटेड जो व्यक्ति रहे उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इतिहास में देखें तो उन्होंने कुछ विश्व इतिहास में भी कुछ चीजों को ही वहां पर ध्यान से उन्होंने कहा कि जो क्रांतियां हुई हैं, जैसे फ्रांस की हो गई, रूस की हो गई, अमेरिका की हो गई, प्रमुख क्रांतियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ ही कुछ विचारधाराएं और दर्शन पता होना चाहिए वैश्विक इतिहास में, जैसे पूंजीवाद, साम्यवाद, समाजवाद। और वैश्विक स्तर की प्रमुख घटनाएं, कहीं आपका जैसे जर्मनी का एकीकरण है, विलगन है, ऐसी जो चीजें हैं वो आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से जो आईपीआई कहता है, आईपीआई में भी आपको बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। 1947 से लेकर के 1965 तक की घटनाओं को अगर आप अच्छे स्टडी कर लें तो आपका आईपीआई भी कंप्लीट हो जाता है। तो देखा जाए तो अगर आप सिलेबस को अच्छे समझ जाएं तो आपको काफी सारी जानकारी जो होती है क्लियर हो जाती है कि मुझे इतिहास को लेकर क्या करना है। लेकिन इसको और भी अच्छे समझने के लिए फिर दूसरा चरण आता है कि चलिए यहां पे तो मैंने ये समझ लिया मुझे इतिहास में क्या पढ़ना है, ये तो सिलेबस बता देता है, लेकिन उसे अच्छे से समझने के लिए, साथ ही किस तरीके से वो पूछेगा इसको समझने के लिए क्या करें। तो इसके लिए आपके पास दूसरी चीज जो है वो है प्रीवियस ईयर प्रश्नों का विश्लेषण कर लीजिए। सिर्फ प्री का ही नहीं बल्कि मेंस का भी। इससे आपको एक आइडिया लगता है कि आपकी रणनीति कैसी होनी चाहिए, अर्थात जो प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं उस प्रश्न की प्रकृति कैसी है। अगर ये आपको आइडिया लग गया तो आप आसानी से इन प्रश्नों को, इतिहास को पढ़ना शुरू करेंगे। तो आपके दिमाग में पहले से एक आइडिया रहेगा कि यहां से जो टॉपिक मैं पढ़ रहा हूं, यहां से प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछे गए हैं, और पूछे गए हैं तो कैसे पूछे गए हैं। तो आपके पढ़ने की जो अध्ययन की जो रणनीति होगी वो आपको एक आइडिया वहां पर लग जाएगा। तो चलिए दूसरा स्टेप यहां समझिएगा। अब पिछले वर्षों के जो पूछे गए प्रश्न इसमें से हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहले यहां पे देखिए, यहां पे आपको इतिहास के मैंने 2018 से लेकर के, ठीक है, 2021 तक के प्रारंभिक परीक्षा के 4 साल के प्रश्नों का यहां पे विश्लेषण करेंगे, और मेंस के यहां पे 2018 से लेकर के 2020 तक के यहां पे प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि यहां पे आपको जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उनकी प्रकृति को समझना है। सबसे पहले यहां पे देखिए प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत से 3 टॉपिक से यहां पर प्री में परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। 2018 में अगर हम देखें, प्राचीन भारत से 3 प्रश्न आपसे पूछे गए, मध्यकालीन भारत से 5 क्वेश्चन और आधुनिक भारत से 8 क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं 2018 में इतिहास से आए 16। इसी तरीके से 2019 की अगर हम बात करें तो यहां पर इतिहास के प्रश्नों की संख्या काफी बढ़ गई। प्राचीन भारत में यहां पर संख्या अभी भी कम है, सिर्फ 3 प्रश्न हैं, लेकिन मध्यकालीन भारत में यहां पर क्वेश्चन की संख्या हो गई 11, और आपके आधुनिक भारत से भी क्वेश्चन पूछे गए 10। टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन पूछे गए इतिहास के 24 क्वेश्चन। 2018 में 16 थे, 2019 में यहां पे 24 क्वेश्चन पूछे गए।
इसी तरीके से यहां पे 2020 में भी देखिए तो इतिहास के काफी सारे प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे गए और यहां पर प्राचीन भारत से 7, मध्यकालीन और आधुनिक भारत से 8 प्रश्न यहां पर पूछे गए। टोटल जो क्वेश्चन पूछे गए 23 क्वेश्चन। और इसी तरीके से 2021 का जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए, 2021 का भी जो पेपर हुआ है उसमें प्राचीन भारत से 4, मध्यकालीन से 4, आधुनिक भारत से 9, टोटल करीब 17 क्वेश्चन। तो यहां पे देखा जाए 16, 24, 23, 17 अर्थात कभी ज्यादा और कभी कम, लेकिन यहां पे 15 से ज्यादा और 25 के बीच में है। तो 15 से 25 क्वेश्चन आपको इस इतिहास से आने वाले हैं। देखा जाए टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है 150 आते हैं, ठीक है। आपको प्रारंभिक परीक्षा में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 150 क्वेश्चन आ रहे हैं। और 150 क्वेश्चन में अगर किसी एक से आपका यहाँ पे 15 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, अर्थात 10%। अगर यहाँ पे आपका 25 क्वेश्चन आ रहा है तो आप समझ लीजिए यहाँ पे आपका परसेंटेज होता है 20 से 20+% यहाँ पे आपका बन रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए 22% अगर 22%, 20% किसी एक टॉपिक से क्वेश्चन बन रहा है तो अच्छे खासे परसेंटेज यहां पर रखता है और इसलिए आपको इस टॉपिक को अच्छे से स्टडी करनी चाहिए। ये तो आपको प्री के दृष्टिकोण से, लेकिन क्या मेंस में भी इतिहास उतना ही इंपॉर्टेंट है? तो मेंस का भी मैं आपको बता देता हूं। मेंस का विश्लेषण जो करके हमने देखा कि इतिहास जो है वो आता है जीएस पेपर 1 में। जीएस पेपर 1 में इतिहास के अतिरिक्त आपको भूगोल भी होता है, भारतीय समाज भी होता है और उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न भी होते हैं। अब यहां पर देखिए इतिहास में मुख्य परीक्षा में प्राचीन आधुनिक विश्व इतिहास आता है, आईपीआई और आर्ट एंड कल्चर से प्रश्न आए हैं। मध्यकालीन भारत से एक जो पॉइंट यहां पे नोट करने वाली बात है, 2018, 19, 20 3 साल हो गए हैं आपको। पिछले 3 सालों में मध्यकालीन भारत से कोई भी प्रश्न मेंस की परीक्षा में नहीं पूछा गया है। तो एक चीज यहां पे ध्यान रखिएगा, मेंस की परीक्षा में अगर देखा जाए मध्यकालीन भारत से कोई भी प्रश्न नहीं आया है पिछले 3 सालों में, लेकिन बाकी सभी से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे ज्यादा और सबसे कम यहां पर के क्रम में हम सारे टॉपिक्स को देख लेते हैं। इतिहास में भी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से इतिहास के कौन सी विषय वस्तु सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? पहले देखते हैं प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में देखिए 2018 में एक भी प्रश्न नहीं आया, 2019 में 2 क्वेश्चन आया, 2020 में 1 क्वेश्चन आया। आधुनिक भारत की बात करें तो 2018 में 3, 2019 में 2 और 2020 में 3 क्वेश्चन आए। विश्व इतिहास की बात करें 2018 में 1 है, 2019 में भी 1 है, 2020 में यहां पे 2 प्रश्न आए हैं। आईपीआई की बात करें तो 2018 में 1 प्रश्न पूछा गया, उसके बाद 2019 और 20 में एक भी प्रश्न नहीं आए हैं। और आर्ट एंड कल्चर की बात करें 2018-19 में एक प्रश्न पूछा गया, 2020 में एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया है। तो देखा जाए तो जिससे प्रश्न यहां पे कंटिन्यू आ रहा है वो है आपका प्राचीन भारत, आधुनिक भारत और विश्व इतिहास। यहां से आपको क्वेश्चन आता ही आता है। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर से भी यहां पे देखिए 18-19 में एक प्रश्न आया, 20 में नहीं आया, हो सकता है 21 में फिर से पूछें। तो यहां पर 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन यहां पर आता है। सबसे जो कम इंपॉर्टेंट है मध्यकालीन भारत से एक भी नहीं पूछा गया है और आईपीआई से भी एक ही प्रश्न पूछा गया था, वो भी 2018 में, उसके बाद से वहां पे प्रश्न नहीं आए हैं। बाकी चारों चीजों को आपको अच्छे स्टडी करना है, प्राचीन भारत, आधुनिक भारत, विश्व इतिहास और आर्ट एंड कल्चर, क्योंकि यहां से एक एक प्रश्न आपको हर साल पूछा जाता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से आधुनिक भारत, जहां पे जो प्रश्नों की जो है वो 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछे गए। अब ये भी पता है, मैं बता दूं कि आधुनिक भारत के परसेंटेज के लिहाज से यहां पर कितना है। देखिए टोटल आपको पता है जीएस के पेपर में होते हैं 20 क्वेश्चन, किसी भी एक पेपर में 20 क्वेश्चन होते हैं और 20 क्वेश्चन में से आपको पता है टोटल सब्जेक्ट कितने हो गए? 4। टोटल के सब्जेक्ट कितने हो गए? 4 हो गए। एक तो हो गया भूगोल, हो गया इतिहास, हो गया, ठीक है, भारतीय समाज हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। अब 4 में से यहां पर देखिए अगर किसी एक सब्जेक्ट की बात करें, 4 में से इतिहास से जो टोटल प्रश्न आपको आए हैं 6 प्रश्न आए हैं, 6 प्रश्न आए हैं, 6 प्रश्न आए हैं। 2018 में भी, 19 में भी और 20 में भी हर साल 6 प्रश्न यहां से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो 20 में से 6 क्वेश्चन आपको देखा जाए तो किससे आ रहा है लगातार? आपको ये आपको आता है इतिहास विषय वस्तु से। तो एक इंपॉर्टेंट पहलू है कि 6 प्रश्न कंपलसरी हैं, आने ही आने हैं, कहीं से भी आएगा। और 6 में से देखा जाए तो करीब हाफ क्वेश्चन जो होते हैं वो सिर्फ मॉडर्न से आ रहा है, 3 2 3, इसलिए भी इसको ध्यान में रखना है। अब एक चीज तो ये आपको आइडिया हो गया कि हाँ मुझे इतिहास के किन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है। यहां पर भी देखिए तो आधुनिक भारत में 8, 10, 8, 9 क्वेश्चन और
मुख्य परीक्षा में भी 3-2-3, अर्थात कि सबसे इंपॉर्टेंट पहलू जो है अपना आधुनिक भारत इतिहास पढ़ते समय आधुनिक भारत को सबसे अच्छे से स्टडी करें, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्न वहां से आ रहे हैं। इसके बाद देखिए तो बाकी आपका है छोड़ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि मध्यकालीन भारत हो सकता है आपको मेंस में नहीं आ रहा है, लेकिन प्री में देखिए तो अच्छे खासे क्वेश्चन यहां से पूछे जा रहे हैं। 5 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। प्राचीन भारत से भी 3, 3, 7, 4 आ रहा है, तो छोड़ेंगे कुछ नहीं। हाँ, लेकिन एक आइडिया आपको यह लग गया कि प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से इतिहास में मुझे किन किन चीजों के लिए ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, और मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से मुझे इतिहास के किन भागों को ज्यादा पढ़ना है। यह कैसे आपको आइडिया लग गया? आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रश्नों का आपका विश्लेषण करके। अब तीसरा यहां पे प्रश्न आपको, ये तो हो गया कि कितने क्वेश्चन किस भाग से आ रहा है, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या कम इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज ये भी जान लीजिए कि यहां पे जो प्रश्न पूछने की प्रकृति है, नेचर है, कैसे कैसे प्रश्न आपको पूछे गए हैं। अब ये यहां पर देखिए आपको साइड में दिख रहा होगा जो हर एक टॉपिक वाइज प्रश्न कैसे पूछे गए। जैसे आपको आधुनिक इतिहास के बारे में अगर जानकारी नहीं है तो आधुनिक इतिहास से जो प्रश्न पूछे गए जैसे स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड हैं, जिसमें आपको विभिन्न प्रकार के 1857 की क्रांति, असहयोग आंदोलन, या फिर किसानों के आंदोलन, मजदूरों के आंदोलन, या फिर आपके गांधी जी के जो भी आंदोलन चलाए गए हैं, इन सभी से रिलेटेड स्वतंत्रता आंदोलन जो भी जितने भी हुए हैं आंदोलन से रिलेटेड कोई ना कोई प्रश्न आपको हमेशा पूछा गया है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से प्रश्न आपको आया हुआ है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व से रिलेटेड भी प्रश्न आपको इतिहास में आधुनिक भारत में देखने को मिले, जिसमें गांधी, पटेल, नेहरू, इनकी जो भूमिकाएं रही हैं। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद या फिर भगत सिंह, इस तरह के प्रश्न आपको वहां पे महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व रहे हैं। 1857 की क्रांति से रिलेटेड जो आपको प्रमुख व्यक्तित्व रहे हैं वहां से आपको प्रश्न आपको आए हैं, उन पर सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा कुछ विचारधारा आधारित प्रश्न भी पूछे गए हैं, जैसे कि आपको गांधी के विचार हो गए कि उन अस्पृश्यता को लेकर हो गया, वर्ण व्यवस्था को लेकर हो गया, विचारधाराएं कैसी हो गई, तो यहाँ पर इन सारी चीजों को लेकर अम्बेडकर के विचार हो गए, नेहरू के हो गए, तो इस तरीके के प्रश्नों को भी वहां पर पूछा गया है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि आधुनिक इतिहास अगर आप पढ़ रहे हैं तो इन चीजों पर ज्यादा आपको ध्यान देना है कि इस टॉपिक्स में आपको आधुनिक भारत में भी यहाँ पर इन चीजों को अच्छे स्टडी करें, यही आपको प्रश्न पूछा गया है। विश्व इतिहास में अगर हम देखें तो इसमें वैश्विक क्रांतियां जैसे फ्रांस, रूस, अमेरिका, जितनी भी क्रांतियां उनको अच्छे से स्टडी करें। विश्व युद्ध, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध, उसके कारण, प्रभाव, घटना जो भी डेवलप हुआ वो सारी चीजों को ध्यान रखिएगा। विदेश नीतियां जिसमें मुसोलिनी, हिटलर इत्यादि की विदेश नीतियां क्या रही हैं उनको ध्यान देना है, और नाजीवाद, फाशीवाद, इस तरह की जो विचारधाराएं रही हैं उनको ध्यान से देखना है। उपनिवेशवाद, ये सारी चीजों को लेकर। मध्यकालीन भारत में देखा जाए तो प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे शासकों के कार्य, सामाजिक आर्थिक, ठीक है, शासन व्यवस्था चलाने का तरीका जो था, राजस्व व्यवस्था कैसी थी, स्थापत्य कला या प्रमुख युद्ध और उसके कारण, यहां से आपको मध्यकालीन भारत से प्रश्न बने हैं। आईपीआई की बात करें तो इसमें सरकार के द्वारा चलाई गई जो शिक्षा, महिला उत्थान इत्यादि के लिए कार्यक्रम और प्रमुख नीतियां, जिसमें नेहरू और पटेल की जो भूमिका थी स्वतंत्रता के पश्चात, किस तरीके से भारत के एकीकरण को लेकर, विदेश नीतियों को लेकर यहाँ पे क्या पॉलिसी अपनाई गई, किस तरीके से क्या भूमिका किसकी रही, यहां पर ये प्रश्न आपको आईपीआई से रिलेटेड पूछे गए हैं। कला एवं संस्कृति की बात करें तो इसमें आपको बौद्ध साहित्य, चित्रकला, स्थापत्य जिसमें नागर, बेशर, मंदिर निर्माण शैलियां जो हो गई किसके द्वारा बनवाई गई, संस्कृति हो गई जैसे प्रयागराज की संस्कृति, मथुरा संस्कृति, तो यहां से आपको प्रश्न आपको आर्ट एंड कल्चर में देखने को मिले। प्राचीन भारत में देखें तो इसमें वैदिक शिक्षा, बौद्ध काल, मौर्य, जैन, गुप्तोत्तर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको इतिहास में प्राचीन भारत में पढ़ने हैं। तो देखा जाए तो ये कुछ प्रमुख प्रश्न जो हैं उनका अगर आप विश्लेषण करें तो वो आपको देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे ही मेंस के प्रश्नों को अगर हम मैं बात करूं तो मैं आपको कुछ मेंस के प्रश्न हैं, जैसे कि एक आया है कि 600 से 300 ईसा पूर्व मानव के सामाजिक आर्थिक विकास में लौह खनिज की भूमिका पूछ ली गई। ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति का भारत के आर्थिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का आलोचनात्मक परीक्षण करना। वैदिक शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए और वर्तमान में इसकी सार्थकता की समीक्षा कीजिए। हड़प्पा सभ्यता में शहरी नियोजन, वर्ण व्यवस्था पर गांधी के विचार, इटली में फांसीवाद को नेता मुसोलिनी की विदेश नीति, भारतीय शिक्षा के पाश्चात्य प्रभावों का आलोचनात्मक परीक्षण, लॉर्ड वेलेजली के काल में ब्रिटिश शासन के प्रचार की विवेचना। तो यहां पर जो प्रश्न है फ्रांसीसी क्रांति से रिलेटेड भी एक प्रश्न आया है। तो ये सारे प्रश्न आपको मुख्य परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो एक आइडिया आपको लगा, सिर्फ अभी मैं विश्लेषण कर रहा हूं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि आपको इतिहास अगर पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, क्योंकि काफी सारी चीजें, जानकारी इसमें छिपी हुई हैं जिनको आपको अच्छे से स्टडी करना चाहिए।
अब इसके बाद देखिए आपके अध्ययन की रणनीति, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, अध्ययन कैसे करना है, और दूसरी चीज यहां पे कौन कौन सी बुक्स इसके लिए आपको स्टडी करनी है। देखिए बुक्स आपके पास जो होनी चाहिए यहां पे स्टडी मटेरियल में, हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड एक बुक आप रखिएगा। जैसे कि प्राचीन भारत में या तो आप आर एस शर्मा ले सकते हैं, ठीक है, आर एस शर्मा ले लीजिए, या फिर आपको यहाँ पे झा एम श्रीमाली जो भी मिल जाए, दोनों में से एक बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। मध्यकालीन भारत में देखिए सतीश चंद्र की बुक पढ़ सकते हैं। आधुनिक भारत में विपिन चंद्रा। कला एवं संस्कृत के लिए नितिन सिंघानिया। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के लिए रामचंद्र गुहा। विश्व इतिहास के लिए यहाँ पे दीनानाथ वर्मा या इंद्र अर्जुन देव। ये आपके पास बुक्स होनी चाहिए। हर एक सब्जेक्ट की एक बुक यहाँ पे जरूर अध्ययन करिए, इससे आपको आइडिया यहाँ पर वोकैब अच्छी होती है। घटनाएं, कालक्रम, थोड़ा सा विस्तार जितना आप पढ़ोगे वो आपको आइडिया लगता है, और इतिहास के विभिन्न आपके मानचित्र, परिकल्पनाएं, भौगोलिक जानकारी, उसके साथ जरूर यहाँ पर स्टडी करेंगे जो बुक में आपको मिल जाएगा। एक चीज और आपको बता दूं, एनसीईआरटी अगर आपको पढ़नी है या बेसिक से स्टार्ट करना है तो आप एनसीईआरटी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी लेकिन सिर्फ आपको इतिहास में 11th और 12th की पढ़िएगा, ठीक है। इतिहास में आपको सिर्फ 11 और 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है इतिहास के लिए, और वो भी ओल्ड एनसीईआरटी, ध्यान रखिएगा। 11 और 12 की ओल्ड एनसीईआरटी ले लीजिए इतिहास की, वो आपके लिए सफिशिएंट हो जाएंगे। इसके अलावा जो भी आप लेक्चर्स देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं, उनके आप शॉर्ट नोट्स अवश्य बनाएं, क्योंकि वही आपको आइडिया देता है पढ़ने का। और शॉर्ट नोट्स बनाते समय यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपको ये जो पहलू अभी मैंने बताए, कैसे प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, कौन कौन से टॉपिक से पूछे गए हैं, और सिलेबस में किन किन चीजों को हाईलाइट किया गया है, तो नोट्स बनाते समय इन चीजों का ध्यान रखेंगे। शॉर्ट नोट्स में आपको कम शब्दों में ज्यादा जानकारी देनी है, और उसको लिए आप सिनॉप्सिस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इतिहास की जानकारी को देने के लिए सिनॉप्सिस है, घटनाक्रम है, प्ले कार्ड्स हैं, इस तरह की चीजें आप बना सकते हैं, और उसके माध्यम से यहाँ पे आप पढ़ें। साथ ही साथ हाईलाइटर का यूज कर सकते हैं इंपॉर्टेंट चीजों के लिए, जैसे कि अलग अलग चीजों को आप अलग अलग तरीके से हाईलाइट करें। इसके अलावा अब एक चीज और जाते जाते मैं आपको बता दूं, अध्ययन रणनीति आपकी कैसी होगी, पढ़ते समय किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, इतिहास के बारे में आपको क्या क्या जानकारी यहां पर होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, इतिहास विभिन्न काल, घटनाक्रम, शासन कालों का एक तुलनात्मक अध्ययन है। आपको जब भी आप पढ़ेंगे, आपकी देखिए पहली ही लाइन में यहां पर बोल दिया गया था, प्राचीन काल से आधुनिक इतिहास, 18वीं सदी से वर्तमान समय तक। तो ये आपको एक चीज आप ध्यान रखिएगा, इतिहास विभिन्न कालक्रमानुसार घटित होने वाली घटनाओं का एक अध्ययन होता है, और इसलिए आपको इतिहास पढ़ते समय ये चीज ध्यान रखनी है, तुलनात्मक अध्ययन करना है। प्राचीन काल में किसी एक चीज का वर्तमान समय तक क्या चेंजेस आए हैं, जैसे शिक्षा हो गई, शिक्षा प्राचीन भारत से वर्तमान भारत तक कैसी रही, वैदिक शिक्षा का वर्तमान समय में क्या यूज रहा, या फिर समय आधारित विषयों को लेकर कि शिक्षा की प्रगति को लेकर महिला शिक्षा के बारे में बताइए, ब्रिटिशों के से वर्तमान समय तक स्थिति में कितना सुधार हुआ, क्या कमी रह गई। तो यहाँ पर इतिहास में दो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, एक है पढ़ते समय उसका तुलनात्मक अध्ययन करिए, और दूसरा यहाँ पर विषय को, किसी भी एक विषय का एक कालक्रम से दूसरे कालक्रम तक, प्राचीन से वर्तमान तक, 18वीं सदी से वर्तमान तक, ऐसे जो प्रश्न आते हैं तो वहां पर उसके बारे में जरूर पढ़ें। इसके अलावा किसी भी घटना के घटित होने के क्या कारण रहे और उसके घटित होने के पश्चात उसके क्या प्रभाव पड़े हैं, इनको हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे कि यहाँ पे बाबर का मुगल साम्राज्य को स्थापित करना, तो मुगल साम्राज्य को स्थापित करने से पहले उसने कई सारे युद्ध लड़े, उस युद्ध को लड़ने के बाद किस तरीके से यहाँ परिस्थितियां बदली, किस तरीके से मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ, तो इससे प्रश्न बनते हैं। तो इसके कारण ऐसी, मैं एक सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे कई सारी घटनाएं इतिहास में हुई हैं जिसके कारण पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, शासन व्यवस्था रही है, इतिहास रहा है, वो पूरा बदला है। तो इसलिए ऐसी कोई भी घटना जिसका बहुत बड़ा है कि इम्पैक्ट पड़ा हो, उनको हमेशा ध्यान में रखना है। आधुनिक इतिहास, प्राचीन इतिहास और विश्व इतिहास, ये तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि आपको मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से अच्छे से स्टडी करने हैं। वहीं आपको प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से आधुनिक, प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास को अच्छे से स्टडी करनी है। इसके अलावा इतिहास में कुछ चीजें हमेशा यहां पे ध्यान रखिएगा। तथ्य, आंकड़ों के और घटना को केंद्र बनाइए। कोई भी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है उसको आप कर सकते हैं, जैसे तथ्य हो गई, ठीक है, कोई कहानी हो गई, कोई घटना हो गई, या सन हो गई, ईयर कब घटित हुई,
किस किस के बीच कोई जैसे युद्ध लड़ा गया, तो वहां पे आप इनको हाईलाइट कर सकते हैं, मेन की पॉइंट्स बना सकते हैं, या फिर उनका एक सिनॉप्सिस बना सकते हैं कि प्रमुख घटनाओं का शुरू से लेकर, जैसे प्राचीन भारत की प्रमुख घटनाएं, उनका आपने एक सिनॉप्सिस बना लिया, ठीक है। मध्यकालीन भारत की प्रमुख घटनाएं, उनका आपने एक सिनॉप्सिस बना लिया। आधुनिक भारत की प्रमुख घटनाएं, उसका एक सिनॉप्सिस बना लिया। गवर्नर्स के शासनकाल, उनका बना लिया आपने, या विषय आधारित बना लिया, जैसे शिक्षा का बना लिया, प्राचीन से लेकर आधुनिक भारत तक का बना लिया। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट चीजों का एक सिनॉप्सिस बनाएं और उसको अच्छे से स्टडी करें, और उसके रिलेटेड वहां पे चाहे जितने भी रिलेटेड उस घटना से रिलेटेड तथ्य, आंकड़े, जो भी विषय वस्तु हैं, व्यक्तित्व हैं, सब चीजों को एक जगह रखें। इसके अलावा इतिहास को पढ़ते समय थोड़ी सी भूगोल की जानकारी और चित्रात्मक स्थितियों को जरूर में ध्यान रखें, जैसे कि मौर्य का शासनकाल कहां से कहां तक था, मुगलों का कहां से था, गुप्तोत्तर की स्थिति, हर्षवर्धन का काल, अशोक का सम्राट, वृक्षों की स्थिति, अवध कहां पर कैसा शासनकाल था। तो थोड़ी सी भूगोल की जानकारी जरूर यहां पर रखिएगा। इसके लिए आप ऐतिहासिक मानचित्रावली आप जरूर यहां पर रख लें। एक चीज और इसमें मैं बता दूं, जो बुक्स आप लेंगे इसमें ऐतिहासिक मानचित्रावली भी ले लीजिएगा। स्पेक्ट्रम की आती है ऐतिहासिक मानचित्रावली, ये आप ले लेंगे तो इससे आपका काफी सारा काम जो होता है इतिहास से संबंधित, ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं वो जानकारी आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इतिहास पढ़ते समय हमेशा क्वेश्चन मार्क करिए कि ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किसके कारण हुआ, क्या प्रभाव पड़े, क्या परिवर्तन आया। तो वहां पर हर चीज को यहां पे एक प्रश्नात्मक जो शैली होगी, इतिहास को पढ़ते समय यहां पर एक प्रश्नात्मक शैली को अपनाएं, उससे आपको एक बहुत अच्छा आइडिया लगेगा कि कैसे प्रश्न बन सकते हैं, और आपको पढ़ने का जो दिमाग होगा वो ऐसे काम करेगा। इसके अलावा विश्लेषण और समीक्षा, अगर मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो जो कोई भी टॉपिक को पढ़ें तो पढ़ने के बाद उसका विश्लेषण करें, अलग अलग बिंदुओं से उसकी समीक्षा करें। इसमें ये घटना हुई तो इसके अच्छे पहलू क्या थे, इसके बुरे पहलू क्या थे, तो ये चीजें को लेकर, ठीक है, विश्लेषण करें, इसमें क्या क्या चीजें घटित हुई, काल आपको क्या क्या घटनाएं आई, उन घटनाओं में क्या आपको अच्छा निकल के आया और क्या बुरा निकल के आया। तो इस तरीके के यहाँ पे, क्योंकि प्रश्न मुख्य परीक्षा में आपको ऐसे ही वहां पर विश्लेषण करना, समीक्षा करना, विवेचना करना, चर्चा करना, तो इस टॉपिक के थोड़ा सा डिटेलिंग पर जरूर ध्यान दीजिए। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के कार्यों योगदान पर भी ध्यान दें, आपको जैसे मैंने बताया, क्योंकि यहाँ पे देखिए गांधी, पटेल, नेहरू और स्वतंत्रता संग्राम के भगत सिंह क्रांतिकारी जो थे, आपके चंद्रशेखर आज़ाद हो गए और अन्य हो गए, उनके से रिलेटेड जो जानकारियां रही हैं, कहाँ पे क्या काम किया उन्होंने, किस तरीके से उनका क्या योगदान रहा, भारत की स्वतंत्रता को लेकर क्या कार्य किया गया, 1857 की क्रांति में जो प्रमुख व्यक्तित्व रहे उनकी क्या सी भूमिका रही, ठीक है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रमुख व्यक्तित्व रहे वहां पे उनके क्या क्या काम रहे, महात्मा गांधी हो गए, अंबेडकर हो गए। तो एक जो प्रमुख योगदान रहा है, जिनकी आपको पता है इतिहास में बार बार चर्चा होती है, ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व से रिलेटेड जो जानकारी आपको मिले उनका एक अलग से सिनॉप्सिस बना लीजिए और उनको वहां पर स्टडी करिए। तो ये अलग अलग आप सिनॉप्सिस बना लेंगे तो उससे आपकी स्टडी यहां पर आसान हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्टडी का तरीका हो गया। और एक चीज और है यहाँ पे, बाकी आपको कुछ नहीं करना है, एक स्टडी और जो रिवीजन करना है उसके लिए आपको गाइडेंस प्रोग्राम यूपीपीएससी 2022 को फॉलो करिए। पूरा एक प्लान मैंने डिस्कस किया है, शेयर किया है, उसी को बना लीजिए, उसी को फॉलो करिए। बाकी जल्दी हम दिसंबर में एक बैच ओपन करेंगे तो उसके साथ आप जुड़ करके इस तैयारी को बेहतर मेरे साथ आप कर सकते हैं। बाकी देखिए एक चीज और, इतिहास में जो इतिहास जो है जीएस के लिए अलग और ऑप्शनल के लिए अलग होता है। इतिहास यहाँ पर अगर हम बात करें ऑप्शनल के लिए तो बहुत डिटेलिंग पर काम करना पड़ता है, हर चीज को पढ़ना पड़ता है। लेकिन जीएस के लिए जैसे मैंने कहा कि आप इन प्रश्नों का विश्लेषण करके, उनके प्रश्नों की प्रकृति को देखकर एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुझे किन किन पोर्शन पर ध्यान देना है, अर्थात कि सिलेक्टिव पढ़ना है। इतिहास में हमें जीएस के लिए सिलेक्टिव होना है, थोड़ा सा यहाँ पर समीक्षा विश्लेषण करने और चीज़ों को यहाँ पर सिनॉप्सिस के थ्रू शॉर्टकट में, या फिर कहने का मतलब है सिनॉप्सिस के थ्रू पढ़ें, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी को कम से कम शब्दों में प्रस्तुत करने की कोशिश करें। और दूसरी चीज यूपीपीएससी में देखिए इतिहास की जो भूमिका है मैंने यहाँ पे डिस्कस कर ही दिया कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में अलग अलग दृष्टिकोण से इसकी भूमिका है। जहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा में प्राचीन मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास इंपॉर्टेंट है, वहीं अगर हम बात करें मुख्य परीक्षा में तो यहाँ पर आपको मध्यकालीन इतिहास छोड़कर और आईपीआई थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस सब्जेक्ट की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, लेकिन इस इंपॉर्टेंस के साथ साथ इसकी विशालता भी बहुत ज्यादा है। और इस विशालता को सही तरीके से यूज करने के लिए कि कम समय में आप कैसे स्टडी कर सकते हैं, इसे बेहतर इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके लिए सिर्फ आपको जो चीजें मैंने बताई हैं उसको वहां पर ध्यान सुनिए, उसी को फॉलो करिए और उस हिसाब से अपनी स्टडी को प्लान करिए। तो आज के लिए यहां पर इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में ऐसे भूगोल, पॉलिटी, अर्थव्यवस्था, एनवायरनमेंट जैसे टॉपिक्स को लेकर भी हम अध्ययन करेंगे और उसकी जो रणनीति भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस प्लान को यहाँ पर इतिहास को लेकर अच्छे स्टडी करिए, इसी प्लान को फॉलो करिए और बहुत जल्दी आप सभी के लिए एक बैच लॉन्च किया जाएगा और उसके माध्यम से आप जुड़ करके हमारे साथ यूपीपीएससी 2022 के एग्जाम को टारगेट करेंगे, साथ में पढ़ेंगे और इस साल यहाँ पर यूपीपीएससी 2022 मिशन को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।